योग साधना में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। मैं KTU की तरफ से निधि हूँ और हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर आचार्य भूपेंद्र देव। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम जी। इस श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आज हम योग साधना की छठी कड़ी पर हैं, अष्टांग की छठी कड़ी पर, जिसका नाम है धारणा। और हम आचार्य जी से समझेंगे आज की धारणा क्या है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शक गणों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ इस कड़ी को हम आगे ले जा रहे हैं कि ये जो कड़ी है ये आपके लिए सहायक रहेगी। सहायक इसलिए रहेगी कि हम इसमें विशेष तौर पर साधना की ही बात कर रहे हैं, वो भी विशेष तौर पर योग साधना की बात कर रहे हैं। एक वैसा ज्ञान जिस ज्ञान को इस सृष्टि पर ईश्वर ने स्वयं स्वयं अपने मुख से जो है दिया है, उस ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम इन कड़ियों को आगे ले जा रहे हैं। विशेष तौर पर आज पहुंचे हैं हम अष्टांग योग की छठी जो कड़ी है या छठा जो अंग है, धारणा पर। धारणा के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा योग को यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, ताकि धारणा को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। इस विषय में हमने पहले भी बात की थी। जो योग है हमारा, योग के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजल योग सूत्र में। यानी कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियों को स्थिर कर देना, एकाग्र कर देना या उनको खत्म कर देना योग है। तो अब मैं आपको धारणा की तरफ लाता हूँ। धारणा क्या कर रहे हैं? चित्त का काम क्या है? चित्त का काम होता है यानी कि मन का क्या काम है? मन का काम होता है अनेक सारे विचार एक ही टाइम में हमारे हमारे मन में लाना। तो ये चित्त के अंतर्गत आता है। तो जब अनेक सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उन विचारों को कहीं एक जगह रोक देना, ये काम है योग का। तो जैसे अनेक सारे विचार हमारे मन में आए, तो जो अनेक सारे विचार जो हमारे मन में आए हैं, उन विचारों में से किसी एक विचार में अपने आप को रोक देना, अपने आप को एक लंबे समय तक स्थिर कर देना, वही धारणा है। एक एग्जांपल, मैं किसी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठा हुआ हूँ। उसके बाद उसके बाद ओम का उच्चारण करता हूँ, निरंतर ओम का उच्चारण कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने उच्चारण करना बंद किया और मन ही मन में उसका उच्चारण खुद चल रहा है, निरंतर चल रहा है और जी। खुद ही चल रहा है। वो जो मन में खुद ही जी। ओम का उच्चारण चल रहा है, वही तो धारणा है। सर, धारणा कितने प्रकार की होती है सर? धारणा के प्रकार वैसे अनंत है। हम इसको समझने के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक धारणा और बाह्य धारणा, ये कैसे आएगा? हमने पहले वाली कड़ी में दो शरीर की बात की थी, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। क्लियर हो गया? तो ये शरीर है, स्थूल शरीर के माध्यम से जो धारणा की जाती है, जो जो भी धारणा के रूप स्वरूप है, वो आगे हमारी बाह्य धारणा के अंतर्गत। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत धारणा के जो भाग हैं, वो आगे हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत साधारण भाषा में। ऐसे ही ब्रह्मांड भी हमारे दो है। एक है बाह्य ब्रह्मांड, एक है आंतरिक ब्रह्मांड, है ना। मीन्स की एक है स्थूल जगत और दूसरा है सूक्ष्म जगत। तो धारणा दो तरह से होगी, स्थूल जगत के साथ भी होगी और स्थूल जगत से हट करके जब हम आए तो वो खुद ही वो सूक्ष्म जगत में भी आ जाएगी। तो स्थूल जगत से शुरू करके जब हम सूक्ष्म जगत की तरफ आएंगे, तो वो सूक्ष्म जगत के साथ जो धारणा करेंगे, तो वो धारणा के भाग होंगे। दो भागों में विभाजित किया। देखिए एग्जाम्पल, अभी हमने समझा ओम का उच्चारण। तो ओम का उच्चारण जब मैं मौखिक रूप से कर रहा हूँ, मुंह से जब कर रहा हूँ, आवाज देकर के जब कर रहा हूँ, तो वो स्थूल रूप में कर रहा हूँ, बाह्य रूप में कर रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैंने उसका उच्चारण करना बंद कर दिया, मन में खुद लयबद्ध तरीके से जब उसका उच्चारण खुद ही खुद चल रहा है, तो सूक्ष्म, वो हमारी सूक्ष्म जगत का पार्ट हो गया। तो इस तरह से समझिएगा। मीन्स कि हमें स्थूल जगत से या इसके बाह्य रूप से आंतरिक रूप की तरफ आना ही धारणा है। दो स्टेप में, बाह्य से आंतरिक, आंतरिक से बाह्य नहीं जा सकते, हम बाहर से अंदर की तरफ आ सकते। तो ये रह गई हमारी धारणा। और दूसरी कड़ी में इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा कि इससे पहले जब हमने बात की थी प्रत्याहार की, जब बात की थी, तो प्रत्याहार की बात में हमने क्या किया था? जो हमारी इंद्रियां हैं, जो जो बाहर की, जिसका मुख बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ ही देखती है, बाहर की तरफ ही सुनती है।
सारी चीजें। तो उन 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 इंद्रियों को हमने आंतरिक करना है, अंतर्मुखी करना है। जब वो इंद्रिया हमारी आंतरिक हो जाएगी, आंतरिक होने के बाद उन इंद्रियों को किसी एक जगह पर स्थिर कर। अब देखिएगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक समझाने में मैं सार्थक हो गया हूँ। मुझे ये मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि हमारे सभी ऑडियंस को ये चीज समझ आ कि जी। कैसे करना है। सर तो जैसे आपने ओम के उच्चारण के माध्यम से बड़े अच्छे से समझाया कि किस तरह से वो अंदर हमने धारण कर लिया। अब मैं ये भी सोच रही थी कि क्या त्राटक जो है, त्राटक भी धारणा में आता है? आप एक ही जगह देख रहे हैं और उसके बाद कुछ आंख बंद करते हैं तो वो भी आपको दिखता रहता है अंदर, तो वो क्या है सर? हम्म, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये, और इसको समझना बहुत जरूरी है। धारणा के अंतर्गत, वैसे जो त्राटक है वो शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आता है। जो हमारे योग है, योग के अंतर्गत जो षट शुद्धि क्रियाएं हैं, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम धारणा की बात करें तो धारणा के अंतर्गत भी हम त्राटक को रख सकते हैं। अब देखिए, त्राटक के माध्यम से हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि धारणा कैसे की जाती है और कैसे हो सकती है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं व्यावहारिक रूप में। अब देखिएगा, त्राटक करने के लिए हम क्या करते हैं। त्राटक करने के लिए एक घी का दिया या किसी चीज का दिया ले लेते हैं, और उसको अपनी आंखों के बिल्कुल समानांतर रख लेते हैं, 2.5 से 3 फीट की दूरी में। और उसके बाद उसको खुली आंखों से देखने का निरंतर प्रयास करते हैं, बिना पलक झपकाए, और लगातार उसको देखते हैं। और तब तक उसको देखते हैं जब तक आंखों से पानी ना निकले। और जब पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद हम अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। आंखों को बंद करने के बाद जिन लोगों ने त्राटक किया होगा, मैं जो कह रहा हूं उनके साथ वैसा ही हुआ होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, जब उन्होंने आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद जो जो लौ उनके सामने पहले खुली आंखों में जल रही थी, वो लौ उनको बिल्कुल अपने आगे चक्कर के बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में उसी रूप में दिखेगी, बंद आंखों से। ये जो बंद आंखों के माध्यम से जब ये लौ यहाँ पर दिखनी शुरू होगी अपने आज्ञा चक्र में, जब दिखनी शुरू शुरू, ये थोड़े समय के लिए नहीं होता है, ये बहुत लंबे समय, 20-20, 25-25 मिनट, आधा आधा घंटा तक वो एक 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 जगह बनी रहती है। तो ये जो जब बंद आंखों से वो लौ हमारे आज्ञा चक्र में दिखनी शुरू हो जाती है, तो वो धारणा है, वो धारणा है। तो धारणा का स्टेप हम समझ गए कि किसी एक चीज को पकड़ा हमने बाह्य रूप से पहले, फिर धीरे 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 आकर के उसको आंतरिक रूप में हमने ढाला, बाह्य जगत से आंतरिक जगत में उसको लाया, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ हमने लाया। देखिए, खुली आंखों से त्राटक किया हमने, खुली आंखों से एक लौ को देखा, फिर बंद आंखों से उसको महसूस किया, महसूस करने के बाद उसमें पूरी तरह से एकाग्र हो गए। जब तक हमारा ध्यान बंद आंखों में आज्ञा चक्र में जो लौ बनी पड़ी है, जब तक उसमें हमारा ध्यान जो है एकाग्र है, एक ही है, तब तक जो है हम धारणा धारणा के रूप स्वरूप में विद्यमान है। अभी मुझे दो तरीके से समझ में आए। एक तो हमने ओम का उच्चारण करते करते ओम हमारे अंदर हमने धारण कर लिया, तो वो हो गई हम्म, हमारी सुनने की सेंस। और त्राटक कर रहे हैं वो हमारी होगी विजुअल सेंस। तो मतलब क्या कि हम सारे के सारे जितने भी हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको किसी तरह उन्हीं के माध्यम से हमारे हम सारी इंफॉर्मेशन, जब आप कहते हैं वो बाह्य रूप, बाह्य बाहर की तरफ सारी डायरेक्टेड है और बाह्य रूपी है। तो जब हम हर एक सेंस को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं प्रत्याहार में, जैसे आपने लास्ट टाइम समझाया था, तो धारणा में हम हर एक सेंस को, अपनी हर एक इंद्रिय को एकाग्र कर रहे हैं। हम जब अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देते हैं, जब उनको, उनका मुख जो बाहर की तरफ था, जब उनका मुख हम अंदर की तरफ कर देते हैं या सूक्ष्म शरीर की तरफ कर देते हैं, तो वो इससे पहले जो 5 अंग थे हमारे, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, तो वो इसका पार्ट। जब हमने हमारी इंद्रियां, समझिएगा, जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, यानी कि 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय की बात कर रहा हूं फिलहाल, ये जो 5 इंद्रियां जब हमारी अंतर्मुखी होगी, अंतर्मुखी होने के बाद इन पांचों की पांचों इंद्रियों को कहीं एक जगह रोक देना है हमारे को। चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, जो मर्जी हो, इन सबको एक जगह टिकाना है।
पहले ये 5 भागों में बिखरी हुई थी, बेशक अंतर्मुखी हो गई थी, प्रत्याहार में मुख हमने अंदर की तरफ कर दिया था इनका, सूक्ष्म शरीर की तरफ, लेकिन 5 भागों में विभाजित थी ना, आंख अलग से, कान अलग से, नाक अलग से, ये पांचों की पांचों इंद्रियां अलग से थी। जब हमने धारण करने की बात की तो इन पांचों को इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा किया, तो वो जो एक जगह, एक बिंदु या एक वृत्ति जो थी, वहां पर जब हमने टिकाया उसे और एक लंबे समय तक टिकाया, वो जो टिकाना था ना, वो जो रोकना है ना, वही धारणा, वही धारणा है। और वहां तक पहुंच, देख कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा ज्ञान। पहले एक इंद्रिय हमारी हजारों विषयों को ग्रहण कर रही थी, एक आंख हमारी लाखों विषयों को ग्रहण कर रही थी। धीरे धीरे हमने इसको समेटने का प्रयास किया, फिर उसको अंतर्मुखी किया, पांचों इंद्रियों को फिर अंत, पहले ये हजारों विषयों में, लाखों विषयों में भटक रही, फिर इनको अंतर्मुखी किया। अंतर्मुखी जब किया, सूक्ष्म शरीर में जब धारण कर दिया, तब ये पांच ही रहे, आंख कान नाक मुंह, जो भी है, ये पांच इंद्रियां हमारी है, पांच ही रहे। उसके बाद योग बोल रहा है, अब इन पांचों को अलग अलग मत रखो भाई, इनको इकट्ठा कर दो एक जगह, इन पांचों को एक बना दो। तो जब ये पांच इंद्रियां जो अंदर थी, जो पहले करोड़ों विषयों को ग्रहण कर रही थी, उसके बाद जब इन पांचों को इकट्ठा करके एक ही नाम दे दिया, एक ही जगह इनको टिका दिया, तो वो जो एक जगह है, वही धारणा है। वो जगह कुछ भी है, कोई भी हो सकती है, कोई कोई भी हो सकती है, तो वो धारणा है, वहां पर लाना है हमें, हमने इसी ही तो साधना कहा है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है आपके कहने से कि धारणा से तो हमारे जो सेंसेस हैं वो एक्चुअली स्ट्रांग होंगे, जो अंतर्मुखी हो जाएंगी वो तो और ज्यादा जागरूक हो जाएंगी, नहीं अलर्ट हो जाएंगी सेंसेस हमारी, फैले रहने के तो बजाय। तो ये तो बच्चे पढ़ाई में भी बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाभाविक मैम, स्वाभाविक, योग बच्चों के लिए तो सर्वोपरि है, सबसे आवश्यक चीज तो है। मतलब कोई पढ़ाई कर रहे हैं अगर किसी चीज के बारे में, तो उसको विजुअली कैसा है उसकी एक पिक्चर बना ले, तस्वीर बना ले, उससे रिलेटेड कुछ आवाजें हैं वो कर लें, वो फील कैसा करता है वो कर लें, और सारा का सारा एक अंदर ही अंदर का एक्सपीरियंस बना ले, जब बाहर की बाकी सारी चीजों को उन्होंने हटा दिया या छांट दिया, और उसी चीज को एक एकाग्र करके अपना एक्सपीरियंस इंटरनल बना लिया। वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो स्ट्रांग हो जाएंगे उस तरह से। बिल्कुल मैम, ये योग अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है। सही। पहले स्थूल से समझते 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 सूक्ष्म की तरफ धीरे, अभी हम सूक्ष्म में पहुंचे ही नहीं है, अभी तो सूक्ष्म के बहुत बाहर से पार्ट में है। देखिए, पहले स्थूल, पहले इंद्रियों के हजारों विषयों के बारे में, लाखों विषयों के बारे में बात की हम, फिर जी। लास्ट में जाकर के पांच इंद्रियों में सिमट गए हम, कि पांच इंद्रियां हैं, और उनको जो है सूक्ष्म शरीर में हमने ढाल दिया। सूक्ष्म शरीर में ढालने के बाद भी ये जो पांच इंद्रियां हैं, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल, ये जो पांच है, जब हम धारणा कर रहे होंगे तो इन पांचों को एक जगह हमने जब इकट्ठा कर दिया, समेट दिया, तो समेटने में क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता दूं, जब इनको हमने एक जगह समेट दिया, समेटने पर जो पांचों इंद्रियां हैं वो अपना अस्तित्व खो बैठी। अग्नि, सॉरी, पांचों इंद्रियां जो है आंख कान नाक जो भी हमारी है, पांचों इंद्रियां शब्द, तो वो अपना अस्तित्व खो बैठेगी, और उनका पूरा एकाग्रता कहाँ रहेगी, वो जो एक एक बिंदु है हमारे पास, एक जो वृत्ति है हमारे पास, या एक जो वस्तु है हमारे पास, जहां पर हमने अपने आप को टिकाया। मीन्स की जब हम धारणा कर रहे हैं, तब पांचों इंद्रियां भी विलुप्त हो जाए, रह जाएगा तो केवल एक वो विषय जहां पर हम अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं, यही धारणा है। इतने बड़े जी। टॉपिक को इतने आसानी से सिंप्लीफाई हमारे लिए करने के लिए सर आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इतना ज्यादा सिंपल करें आप देख ही रहे हैं ये कड़ियां हमारी चल रही हैं, और हमें डेफिनेटली ये उम्मीद है कि धीरे धीरे ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि योग एक माध्यम है, और वो जो हमें अपने आप से मिलाने के लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी है, और अपने आप से मिलाने के बाद हमें किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, योग उसके लिए है। धीरे धीरे ये तो समझ आ ही रहा है कि ये एक क्या बोलते हैं, लाइटली लेने वाली चीज नहीं है, और इंजॉय करने वाली चीज है, समझने वाली चीज। तो इस कड़ी को और धारणा को इतने अच्छे से हमारे लिए समझाने के लिए आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य भी है कि मैं इस आपकी इन कड़ियों का माध्यम बना। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस चीज के लिए।
और इसमें थोड़ा-सा और जोड़ने का प्रयास करूँगा, ये जो धारणा है, धारणा को अलग-अलग ग्रंथों ने अलग-अलग तरीके से पेश किया। विशेष तौर पर पंच धारणा पे बहुत सारे ग्रंथों ने बात की। तो ये पंच धारणा क्या है? पंच का मतलब होता है 5, 5 प्रकार की धारणाओं के बारे में बात की है। तो जो जी, ये जो पंचभूत हैं हमारे, पंच महाभूत है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये जो 5 भूत हैं, इन 5 भूतों में 5 प्रकार की धारणा की बात अनेक ग्रंथों ने की है, उपनिषदों ने की है। तो वो जो पंच धारणा है, उन पंच धारणाओं पंच जो धारणा है, उन पंच धारणाओं में कैसे धारणा की जाती है, उसकी टाइमिंग सुनिश्चित की गई है और टाइमिंग सुनिश्चित करने के बाद कि पहली पृथ्वी पे धारणा कर रहे हैं, तो वो कितनी टाइम तक होनी चाहिए या वायु पे जब हम धारणा कर रहे हैं, तो वो कितनी टाइम तक होनी चाहिए। जब हम सब पे पाँचों महाभूतों पे धारणा कर रहे हैं, तो उसकी टाइमिंग भी सुनिश्चित की गई है और कैसे वो धारणा की जाती है, ये भी बताया गया है। लेकिन ये जो कड़ी है, ये व्यावहारिक कड़ी है। ये मौखिक कड़ी के रूप में हम आपको नहीं बता सकते, पर हाँ, अगर आप लोगों को रुचि है, अगर आप सभी दर्शकगणों को इंटरेस्ट है, आप धारणा को जानना चाहते हैं, धारणा करना चाहते हैं, योग जैसे इस बड़े विषय में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इस धारणा की टाइमिंग क्या है, कितने टाइम तक की जाती है, कैसे की जाती है और किस तरह से बाह्य रूप से आंतरिक रूप में हम अपने आप को धारणा के माध्यम से ले जा सकते हैं। व्यावहारिक पक्ष है ये, तो व्यावहारिक पक्ष को व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही हम आपको बताएँगे, लेकिन बताएँगे तब अगर आप लोगों के अंदर रुचि होगी, अगर आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट होगा, अगर आप लोग इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, आप में वो अंदर आत्मसात होने की अगर लालसा है, तो स्वाभाविक इस चीज़ को हम आपको बताएँगे। ये हर कड़ी की तरह आज भी मैं आपसे वादा करता हूँ, पर सहयोग आपका चाहिए, आपके अंदर बस वो चीज़ सीखने की लालसा होनी चाहिए। आगे ले जाने का काम हमारा। जी, तो इसी बात पे आप कमेंट डाल दीजिए कि आपको ये सीखना है, तो हम ज़रूर भी वो कड़ी आपके लिए रिकॉर्ड करके ये आचार्य जी के साथ बनाएँगे और आपके लिए लेकर आएँगे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, अपनी रुचि दिखाना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। हमारी तरफ से। जी, प्रणाम।